हेलो गाइस। इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन। तो उनमें काफ़ी ये डाउट होता है कि ऑप्शनल कौन सा चूज़ करें। तो मैं उन पर्टिकुलर लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन्होंने अभी तक ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है या फिर कंफ्यूज्ड हैं कि ये ऑप्शनल चूज़ करें या ये ऑप्शनल चूज़ करें। तो डेफिनेटली ऑप्शनल चूज़ करना वो तो पर्सनल चॉइस होती है। आप जनरली जो लोग गलती करते हैं कि वो मार्केट ट्रेंड पे चले जाते हैं कि ये ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग है तो यही उठाना चाहिए, या फिर इसने इस पर्टिकुलर टॉपर ने ये उठाया था तो ये ज़्यादा स्कोरिंग है, या इस बार रैंक वन इस पर्टिकुलर ऑप्शनल से आई थी तो डेफिनेटली ये ज़्यादा ऑप्शनल फीचर कर रहा है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी जनरली जनरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा 5-10 मार्क्स का फ़र्क हो जाता है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा है, अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शनल टू ऑप्शनल इतना वेरिएशन होता है कि 40-50 मार्क्स का वेरिएशन होता है, तो वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल में आपके 300 प्लस स्कोर नहीं आ सके। अगर 300, अगर हाँ आप वो अगर 320 330 के ऊपर का अगर लेवल बोल रहे हो तो कुछ ऑप्शनल में आ जाते हैं, वो भी एक दो लोगों के आते हैं, लेकिन हाँ 300 प्लस ईच एंड एवरी ऑप्शनल में स्कोर किया जा सकता है। तो ऑप्शनल जब भी आप चूज़ कर रहे हैं काफ़ी वाइजली चूज़ कीजिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप ऑप्शनल चूज़ करने के बाद आप ऑप्शनल चेंज करने के बारे में सोचते हैं तो वो काफ़ी ट्रेमेंडस होता है। एक काफ़ी एनर्जी लगती है क्योंकि एक ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में ही काफ़ी टाइम लगता है। तो आप ऐसे अगर ऑप्शनल चेंज कर रहे हैं तो जो आपने मेहनत की वो बेकार हो गई। फिर उसके बाद आप नया ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा। उसमें भी जनरली होता है कि पहला वाला अटेम्प्ट जो नए ऑप्शनल के साथ आप दोगे वो भी बर्बाद ही चला जाता है। रीज़न बीइंग कि एक अटेम्प्ट आप अचानक से ऑप्शनल शिफ्ट किए हो तो वो 4 महीने के अंतराल में आप उतने अच्छे से पढ़ नहीं सकते हो किसी भी ऑप्शनल को आफ्टर प्रीलिम्स। तो डेफिनेटली काफ़ी सिंसेरिटी के साथ काफ़ी वाइज डिसीजन लेने के बाद आप अपना ऑप्शनल चूज़ कीजिए। अब आप जब आप चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले जो आप ऑप्शनल आपके दिमाग में आएगा वो होगा आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट। आपने ग्रेजुएशन जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से किया है तो सबसे ज़्यादा पकड़ होने का चांस आपको उसी पर्टिकुलर ऑप्शनल में होगी। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो पॉलिटिकल साइंस आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। या फिर अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, अगर इलेक्ट्रिकल सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका एरिया ऑफ ग्रेजुएशन है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। वहाँ आप अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ देख सकते हैं। वहाँ अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप दूसरे ऑप्शनल को देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपका जो भी ग्रेजुएशन वाला जो सब्जेक्ट है आप उसको पहले कोशिश करें कि आपका वो ऑप्शनल हो। अगर आप वहाँ पढ़ाई सही से नहीं किए हैं या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में तो आप दूसरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एज ऑप्शनल उठाने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही आप ऑप्शनल उठाने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपको बेसिक्स पता है, कंसेप्ट क्लियर हैं। तो काफ़ी कम टाइम में और अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो मैंने भी जो अपना ऑप्शनल लिया था अपने बैकग्राउंड की वजह से लिया था। मैंने बीटेक किया हुआ इंजीनियरिंग फिजिक्स में फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, तो इसलिए मैंने फिजिक्स ऑप्शनल उठाया था। लेकिन इन केस अगर आप जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, उसको आप एज ऑप्शनल नहीं उठाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि आपको इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपने पढ़ाई सही से नहीं की है, तो आप फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 5-6 प्रोबेबल सब्जेक्ट्स देख सकते हैं कि आप क्या-क्या ऑप्शनल उठा सकते हैं। वो मे बी ज्योग्राफी हो सकता है, मे बी सोशियोलॉजी हो सकता है, मे बी पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, मे बी एंथ्रोपोलॉजी हो सकता है, या फिर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो सकता है। जब आपने 5-6 ऑप्शंस चूज़ कर लिए कि ये मेरा ऑप्शनल हो सकता है, उसके बाद आपको फर्दर एलिमिनेशन करना है और फाइनली एक ऑप्शनल पे को चूज़ करना है जो आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे। अब चूँकि जब आप प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हो तभी आपका ऑप्शनल फ्रीज हो जाता है, तो आपको डेफिनिटली काफ़ी टाइम पहले ही ऑप्शनल डिसाइड करके रखना होगा। और ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी बिफोर प्रीलिम्स हो जानी चाहिए कि आप एक बार पढ़ चुके हो, नोट्स बना चुके हो, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं। बस आफ्टर प्रीलिम्स आपको रिवाइज करके टेस्ट सीरीज देनी है और फिर लास्ट मंथ में फर्दर रिवीजन करके फाइनल एग्जाम आपको देना है। तो जब आपके पास 5-6 ऑप्शनल के चॉइसेस हैं, उसके बाद आपको एक ऑप्शनल चूज़ करना है, तो आप किन-किन फैक्टर्स पे चूज़ कर सकते हैं, वो मैं ब्रॉडली बोलूँगा वो 5 फैक्टर्स होते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका इंटरेस्ट लेवल। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस या फिर एंथ्रोपोलॉजी के बीच में आपको डाउट हो रहा है, तो आप दोनों की बेसिक बुक्स देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं कि आपको थोड़ा फ्लेवर मिल जाए। उसके बाद जैसे आपने डिसाइड कर लिया तो फिर आप जो ऑप्शनल आपने डिसाइड किया वो परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो आपका इंटरेस्ट लेवल। आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या ऑप्शनल में इंटरेस्ट आ रहा है वो डेफिनेटली चूज करने का सेंस बनता है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपका पहले अटेम्प्ट में ये एग्जाम ना निकले तो आपको सेकंड अटेम्प्ट देना हो या थर्ड अटेम्प्ट देना हो। तो आप जब इतना लंबा प्रोसेस है उसमें अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप खुश नहीं है या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आता है तो डेफिनेटली फिर वो सब्जेक्ट एज ऑप्शन उठाने का सेंस भी नहीं बनता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका इंटरेस्ट लेवल होता है। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि भले आपको इंटरेस्ट नहीं भी हो लेकिन आप
पढ़ सकते हो क्योंकि आप इतने डिसिप्लिन्ड हो, तो फिर शायद आप कह सकते हो कि मे बी इंटरेस्ट लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन एज पर मी कि इंटरेस्ट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद होता है कि सिलेबस कितना स्मॉल है। अगर वास्ट सिलेबस है तो डेफिनेटली आप उस ऑप्शनल को नहीं चूज करो तो वो बेटर होगा, कि कुछ कुछ ऑप्शनल के सिलेबस छोटे होते हैं। तो अगर मतलब बहुत छोटे नहीं होते, कंपेरेटिवली छोटे होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे सेंस बनता है कि आप उस ऑप्शनल को उठा सकते हो। और फिर आप देख सकते हो उस ऑप्शनल की ऑब्जेक्टिविटी कितनी है। ऑब्जेक्टिविटी का ये मतलब होता है कि सिलेबस में काफ़ी चीज़ें मेंशन्ड होगी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि हिस्ट्री फ्रॉम मिड ऑफ द 17th सेंचुरी टिल फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये काफ़ी वास्ट है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन एक टॉपिक लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल लॉज एंड स्कीम्स रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शन, तो ये काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड सा टॉपिक है, इसमें सवाल ज़्यादा इधर उधर से नहीं पूछा जा सकता है। कि जब आप सिलेबस देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो इस पर सवाल बन सकता है वो लिमिटेड दायरे में बन सकता है, ये नहीं कि वो कुछ भी पूछ लेगा। तो अगर वैसा सा अगर सीन हो रहा है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, कि भले सिलेबस छोटा है दिखने में, लेकिन अगर सवाल पूछा जाए तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, काफ़ी वो सब्जेक्टिव हो जाता है, तो डेफिनेटली आप वैसे ऑप्शनल से दूर हट सकते हैं। अब अगर आर्ट्स ऑप्शनल उठाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली करंट अफेयर्स का रोल तो होगा ही, लेकिन साइंस ऑप्शनल में वो बात नहीं होती कि करंट अफेयर्स का कोई रोल नहीं होता है। फिर आप मटेरियल की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं कि कोचिंग अवेलेबल है कि नहीं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कि नहीं, मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। अगर मटेरियल की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है तो डेफिनेटली वो भी एक फैक्टर होता है कि वो ऑप्शनल आप चूज़ कर सकते हैं। और हाँ, सबसे लास्ट में मैं बोलूँगा कि लास्ट ईयर्स में वो ऑप्शनल कितना स्कोरिंग रहा है। भले मैं ये नहीं बोलूँगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आपका उस ऑप्शनल में फोटे है, पकड़ अच्छी है, भले मार्क्स ऑन एन एवरेज आप देख रहे हैं कम आते हैं, तो आपके उस ऑप्शनल में भी मार्क्स निकलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ हद तक आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ, प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स में वो ऑप्शनल स्कोरिंग रहा है, लगभग 4 से 5 लोग 300+ स्कोर किए हैं, तो डेफिनेटली आप मान के चल सकते हैं कि आप भी उस 4-5 बंदे में हो सकते हो, 300+ का स्कोर तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये 5 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट लेवल, फिर सिलेबस कितना छोटा है, फिर सिलेबस की ऑब्जेक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, और वो ऑप्शनल प्रीवियस ईयर्स में कितना स्कोरिंग रहा है। तो ये 5 फैक्टर्स के बेसिस पे जो भी आपके ऑप्शंस है कि आप ये चूज़ करना चाहते हैं, ये चूज़ करना चाहते हैं, इन 5 फैक्टर्स के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं और फाइनली एक ऑप्शनल पे आप डिराइव कर सकते हैं, वो फर्दर आप अपना वो ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। अब जिनको डाउट हो रहा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में कुछ, अगर मैं अपने साइड से हेल्प कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। लेकिन मैं कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपको नहीं बताऊँगा कि अगर आपका जो बैकग्राउंड है तो अगर आप वो उठा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर बैकग्राउंड से हट के उठा रहे हो तो बेस्ट आपके लिए क्या होगा। तो अब ये पर्सनल चॉइस होती है, ये आपको देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, ये आपको देखना होगा कि कितने लंबे टाइम तक आप उसको परस्यू कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आप सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर पर्टिकुलर आप कुछ बुक्स उसकी उठा के देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। तो ये पर्सनल चॉइस होता है, तो मैं एक ऑप्शनल नहीं बोलूँगा कि ये बेस्ट ऑप्शनल है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा होता नहीं है। और जब भी आपको इनफैक्ट अगर 2 ऑप्शनल के बीच में डाउट हो रहा है तो जो दोनों ऑप्शनल से कंसर्न जो टॉपर्स हैं आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या दिक्कतें आती है, ये ऑप्शनल उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, किन के लिए बेटर सूटेड है, क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। दोनों ऑप्शनल वाले से आप पूछोगे तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा कि पॉलिटिकल साइंस में ये पॉजिटिव्स है, ये नेगेटिव्स है, या फिर इस पर्टिकुलर ऑप्शनल में ये पॉजिटिव्स है, ये नेगेटिव्स है। उसके बाद फाइनली जब आप के पास एक इन्फॉर्म्ड डेटा होगा तो उसके बाद आपको कंपेयर करना और फाइनली एक ऑप्शनल को चूज़ करने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। सो ये आपकी होनी चाहिए स्ट्रैटेजी कि अगर ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है तो आपको कैसे करना है, और आप जो भी ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए राइट बिफोर द प्रीलिम्स। आपके नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स बिफोर द प्रीलिम्स आपके तैयार होने चाहिए, तभी वो आपका एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट माना जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ऑप्शनल सही से प्रिपेयर नहीं किया है तो आफ्टर प्रीलिम्स उतना टाइम होता नहीं है, आप ऐसे ही आउट ऑफ द रेस हो जाओगे। So this is the end of the video. Thank you for watching.